हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म क्लासमेट गुरु पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 से क्लास 10th। उसके साथ साथ हम लोग मैप भी कवर कर रहे हैं। तो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं मैप पे आधारित, उसको भी हम लोग मुख्य रूप से कवर कर रहे हैं साथ साथ। जिसमें से बायोलॉजी का जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं क्लास 10 का अंतिम जो है दौर चल रहा है। तो इससे पहले हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की थी वो समाप्त कर दी है। अब इसके बाद से हम लोग फिजिक्स एनसीईआरटी की भी शुरू करेंगे जैसे ही बायोलॉजी समाप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा बीच में कुछ दिक्कतें थी जिसके चलते क्लास नहीं हो पा रहे थे कंटिन्यू, और फिर आज से क्लास कंटिन्यू होंगे जिसमें एनसीईआरटी आपका जल्द से जल्द क्या किया जाएगा, कवर कराया जाएगा, समाप्त कराया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी लोग ताकि हम लोग चले अपने सिलेबस पे। बायोलॉजी में आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो चूंकि क्लास 8 में हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग पढ़ना है लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग शुरू करें अपना सेशन। देखिए, तो आज ये सभी लोग चला जाए। देखिए मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो पहले तो हम लोग देखे थे लैंगिक जनन है क्या। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल यानी नर और मादा का होना क्या होता है, जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। और उसके बाद से जैसे हम लोग पढ़े थे कि नादा जनन सॉरी मादा जो जनन अंग है वो या नर जनन अंग है वह, तो मादा का जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मुख्य रूप से वृषाणु से निकलता है। जो वृषाणु की संख्या होती है, सॉरी पुरुष में यानी नर में, वो कितना होता है, एक जोड़ी होता है वृषाणु की संख्या, और वहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में। और मादा में हम लोग देखे थे कि वहाँ से अंडाणु से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो उसमें अंडाणु जो होता है परिपक्व होके जब निकलता है तो यह दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद से बनाते हैं जाइगोट, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और यही युग्मनज बनकर फिर आगे डीएनए के रूप में अगली संतति के रूप में क्या होता है, अगली संतति का निर्माण करता है। ये हम लोग स्पष्ट रूप से देखे भी थे। तो इस प्रणाली को हम लोग देखते हैं कि क्लास 1 से मुख्य रूप से जैसे 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 आप देखे होंगे कि आपका बचपन में कैसा शरीर था और आज आपका शरीर कैसा है, वैसे जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपके जो शरीर है उसमें भी क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। तो ठीक वैसे ही शरीर में परिवर्तन होने के साथ साथ शारीरिक अंगों में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक वैसे ही जब 14 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाती है तो क्या होता है, आपके जो शारीरिक अंग है मुख्य रूप से जो जनन अंग है वो क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाता है। और तब क्या होता है, उसके बाद से लैंगिक जनन की क्रियाएं के लिए वो सुटेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही लड़के लड़कियों में भी क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेल फीमेल्स में हम लोग देखे थे फिर क्लास 8 का जो मुख्य रूप से, या फिर से देखते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता है क्या होता है, पैर, हाथ और चेहरे पर भी रोम आ जाते हैं, बालों का आना या त्वचा का तैली होना या कभी कभी मुंह से निकलना, ये सारी चीज़ें उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये घटनाएं चेंजेस देखने को मिलती हैं। फिर स्तन का बढ़ना, फिर ये सारी चीज़ें जो है मुख्य रूप से, या बच्चों में जो है दाढ़ी मुख का निकलना लड़कों में, ये सारी चीज़ें कब होती है, जब धीरे धीरे एज क्या होता है, वृद्ध मतलब बढ़ता है तब। ठीक वैसे ही साथ ही दिवा स्वप्न या रात्रि में शिश्न के अक्सर विवर्धन के कारण वृद्ध हो जाना, ये सारी क्रियाएं जो है ये कब होती है, जैसे जैसे एक आयु बढ़ता है, एक सीमित आयु जो होती है उसके बाद से। हम लोगों ने देखा भी था कब वो आयु होती है जिसके बाद जो विषाणु होता है, ठीक है, उसमें से क्या निकलते हैं, हाँ, तो वो युग्मन निकलते हैं और फिर से क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं दोनों मिलकर। ठीक, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे। फिर जैसे देखा जाए कि लड़कों के चेहरे पर चितराए हुए कुछ मोटे बाल परिलक्षित होने लगते हैं, धीरे धीरे वृद्धि होती है उसमें। ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी बनाती है जैसे जैसे उसकी उम्र क्या यानी उम्र की परिपक्वता को यह प्रदर्शित करता है धीरे धीरे। ठीक वैसे ही हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वैसे ही क्या होता है, जैसे जैसे शारीरिक चीज़ें, शारीरिक क्रियाएं विकसित होती है वैसे मुख्य रूप से जो अंग है, जनन अंग है, वो भी क्या होते हैं, मुख्य रूप से विकसित होते हैं और परिपक्वता उसमें धीरे धीरे क्या होती जाती है, आती जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर भी किया था।
तो आगे हम लोगों को देखना है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हम लोग देखे थे कि क्या क्या मुख्य रूप से नर जनन तंत्र में होता है। तो वृषण होता है, वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जोड़ी में कितना, 1 जोड़ी। ये वृषण होता है किसमें है, नर में होता है, मेल में होता है। और इससे क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। ठीक है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, वृषण में होता है। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, जो संख्या में 1 जोड़ी होता है, यानी संख्या में 1 जोड़ी का मतलब 2 होता है। ठीक है, अभी कहाँ पे उस स्थित होता है जो वृषण होता है, तो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, वृषण कोश में स्थित होता है मुख्य रूप से। तो शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पे होता है, याद रखिएगा, वृषण से होता है मुख्य रूप से। ठीक, अब ये क्या करता है, शुक्राणु उत्पादन करने के लिए आवश्यक टेम्परेचर जो है शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। इसका कारण क्या है, यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए क्या होता है, मुख्य रूप से आवश्यक जो ताप होता है वो शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। और यही जो हार्मोन्स है जिसको हम लोग पढ़ रहे थे टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स, अब ये इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि नर के वृषण से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, इसका उत्पादन होता है और स्राव होता है, जो मुख्य रूप से स्पर्म्स के उत्पादन में मुख्य भूमिका मतलब निभाता है, हम लोग देखे भी थे। ठीक, तो ये जब निकलने लगता है टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से, तो ये यौनावस्था के लक्षण को क्या करने लगता है, प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से यही चीज़ों को बताता है कि यौनावस्था के जो लक्षण है अब दिखाई देने शुरू हो गया है। ठीक, तो अगर इसमें देखेंगे तो यह निकलता मुख्य रूप से कहाँ से है, जो यूरेथ्रा होता है, मूत्रमार्ग होता है, वही शुक्राणु और मूत्र दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग होता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ से यूरिन आता है उसी मार्ग से भी स्पर्म्स भी निकलते हैं, यानी दोनों एक ही, दोनों के लिए एक ही मार्ग बना हुआ है, स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी। ठीक है, तो प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं और सीधे ही तरल माध्यम में बाहर आता है मुख्य रूप से ये। और इसमें क्या होता है, ये जो स्पर्म होता है उसमें एक लंबी पूंछ होती है और एक बार में बहुत सारे स्पर्म्स जो है बाहर करके निकलते हैं। ठीक, तो और फिर कहाँ जाते हैं, मादा जनन कोशिका की तरफ ये सीधे तैरने लगते हैं। तो ये नर जनन तंत्र था। तो मुख्य रूप से यही है, ये आपका क्या है, मुख्य रूप से ये वृषाणु है, यहीं से स्पर्म्स जो है उत्पादन होता है। और ये मुख्य रूप से मूत्र नलिका है और ये शुक्राशय है यहाँ से। अब यही प्रोटेस्टेंट ग्रंथि है ये मूत्राशय, और इसी मार्ग से क्या होता है, जो मूत्र मार्ग है, यूरियंस जिस जहाँ से आते हैं इसी मार्ग से ये भी मुख्य रूप से क्या होता है, आता है। आगे देखें मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र की अगर बात करें तो मुख्य रूप से क्या होता है, अंडाशय में, अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो मादा जनन कोशिकाएं जो है अथवा अंड कोशिकाएं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो यहाँ इनकी कोशिकाओं का निर्माण होता है अंडाशय में। तो हम लोग नर में क्या पढ़ रहे थे, स्पर्म पढ़ रहे थे, और मतलब वहाँ शुक्राणु पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके जगह पे क्या है, मादा में क्या होता है, अंड कोशिका होती है, अंडाशय में होता है। अब इसमें भी कुछ हार्मोन्स का उत्पादन होता रहता है, जैसे मैंने बताया एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक, ये सारी चीज़ें। तो जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं इसमें, और जैसे ही यौनावरण होता है उसमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। और मुख्य रूप से क्या होता है, 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह पर 1 अंड क्या होता रहता है, परिपक्व होता रहता है, और मंथली साइकिल्स के रूप में वो बाहर निकलता रहता है। तो महीन अंडवाहिका अथवा फ्लोपियन ट्यूब होता है, इसके द्वारा क्या होता है, ये अंड कोशिका सीधे गर्भाशय तक ले जाता है, और यही काम मुख्य रूप से काम करता है। अब गर्भाशय क्या होता है, एक लचीला थैलेनुमा संरचना होती है, जहाँ पर जो शिशु होता है उसका क्या होता है, मतलब वहाँ पे उस संतति का बनना आरंभ होता है, कहाँ पे, गर्भाशय में। ठीक है, तो एक ये चीज़ याद रखिएगा, किस में पाया जाता है, मुख्य रूप से मादा में पाया जाता है, यानी यह मुख्य रूप से आपको मादा में ही मिलेगा, मादा जनन अंग में ही मिलेगा। ठीक है, अब देखा जाए कि गर्भाशय में क्या खुला होता है, तो ग्रीवा द्वारा जो योनि होती है वही खुली होती है। और जब यही इसी गर्भाशय में जो ग्रीवा द्वारा जो योनि खुली है, इसी में क्या होता है, ये जो शुक्राणु है ये योनि के मार्ग से क्या हो जाते हैं, वहाँ पे जाके स्थापित हो जाते हैं, तब जाके वो संतति का निर्माण होता है। तो बहुत सारी संख्या में स्पर्म निकलते हैं, लेकिन क्या सभी के सभी स्पर्म चले जाते हैं, नहीं, बहुत सारे स्पर्म डेथ हो जाता है। तो कुछ बचे खुचे या एकाध जो स्पर्म जो है उसको ये जो अंडाणु है मुख्य रूप से लेके जब जाता है यहाँ पे, तो ये गर्भाशय में चला जाता है। तो यह तब जाके अंड कोशिका से मिलता है और तब निषेचन करता है, और निषेचन करके क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, युग्मनज का निर्माण करता है, और युग्मनज बन के क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो भ्रूण कहाँ बनता है, गर्भाशय में बनता है। ठीक है, तो भ्रूण क्या होता है, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, यहीं पे ये प्रक्रिया होती है, और वहीं पे वृद्धि करता है, वृद्धि करके अंगों का विकास होता है, और ठीक उसके बाद से
जब शिशु बड़ा होता है तो फिर थोड़ा सा, तो उसके बाद से क्या हो जाता है, भरण पोषण जो है पूरे माँ के रक्त के द्वारा ही या रुधिर प्रवाह भी, माँ का जो होता है पोषण वही वह बच्चे को भी प्राप्त होता है, और उस तरह से बच्चा जो होता है परिपक्व होता है धीरे धीरे अंदर। उसके बाद से एक समय के बाद क्या होता है, वो फिर से माँ के गर्भ से क्या होता है, बाहर आता है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये हम लोग पढ़े भी थे, थोड़ा सा विकसित रूप से था इसमें दिया था। तो लगभग कितना समय लगता है माँ के शरीर में गर्भ विकसित होने में, कितना समय लगता है, लगभग 9 माह का समय लगता है। आफ्टर 9 मंथ द चाइल्ड विल बी कम आफ्टर कम इन द मदर, जो गर्भाशय होता है उसमें से। तो 9 माह का लगभग परिपक्व होने में, या माँ के गर्भ को जो विकसित होने में 9 माह का समय लगता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और गर्भाशय की पेशियाँ क्या हो जाती है उस समय, लयबद्ध संकुचन से शिशु का मुख्य रूप से जन्म देती है, ये काम करती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें, ये योनि है मुख्य रूप से, ग्रीवा है, यही रास्ता है गर्भाशय का, यही अंडाशय है जो मुख्य रूप से हर एक मंथली से, ये एक मंथ से इससे आएगा, एक मंथ से इससे आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आगे देखिए क्या होता है जब अंड निषेचन नहीं होता है, यानी ये तो मैंने बताया कि अंड का निषेचन होता है तब संतति का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जब अंड का निषेचन नहीं होता होगा तो क्या ऐसे प्रोसेस होती होगी, तो क्या होता होगा। तो जिस अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, यह लगभग 1 दिन तक ही जीवित रहती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का क्या करती रहती है, आपको पता है कि मंथली साइकिल्स के रूप में उसका मोचन करती रहती है। तो अतः निषेचन अंड की प्राप्ति है तो क्या होता है, गर्भाशय की प्राप्ति भी प्रति माह तैयारी करता रहता है, हर मंथली ऐसा तैयारी करता रहता है। तो इसकी अंतःभित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है, और अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए क्या होती है, आवश्यक हो जाती है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में क्या होता है, जो ये परत होता है उस परत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यही परत धीरे धीरे क्या होता है, टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाता है, और चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। तथा ऋतुस्राव या रजोधर्म जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से लगभग 2 से 8 दिनों की अवधि जो होती है रजोधर्म की होती है, जिसको मंथली साइकिल्स भी कहा जाता है, या रजोधर्म भी कहा जाता है, या ऋतुस्राव भी कहा जाता है। तो ऋतुस्राव का टाइम अवधि कितना है, 2 से 8 दिनों का रहता है। प्रत्येक माह में होता है लगभग 28 दिन या 28 से 30 दिन के आसपास का होता है ऋतुस्राव या रजोधर्म। और जब मुख्य रूप से निषेचन अंड का नहीं होता है, तो निषेचन जब नहीं होता है तो धीरे धीरे ये क्या होता है, मुख्य रूप से जब यही रजोधर्म या ऋतुस्राव होता है तो उसके माध्यम से जो मृत हो गया हुआ स्पर्म होता है वो क्या होता है, रुधिर या म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाता है इस चक्र के माध्यम से, ठीक। तो जब निषेचन नहीं होता है तो बच्चे का क्या मुख्य रूप से गर्भाशय तक जा नहीं पाता है, तो वहां पे निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए जनन स्वास्थ्य क्या है। तो लैंगिक परिपक्वता आप जानते हैं कि एक क्रमिक प्रक्रम है जिसमें समय लगता है, और मुख्य रूप से जब शारीरिक वृद्धि होती है तभी वो प्रक्रिया हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ मतलब क्या हुआ, या नहीं कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन की क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। मुख्यतः ये होता है कि इस विषय पर सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव होता है, और मुख्य रूप से इसमें भी चूंकि माइंडली रूप से अगर देखा जाए तो कुछ मस्तिष्की जो दबाव होता है वह भी बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग इसमें काम करता है, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा। तो कुछ लोग संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का या सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव होता है, जिसके कारण लोग जनन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें काफ़ी उनको निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि कैसे करें। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, मुख्य रूप से अलग अलग या फिर से अलग कुछ बीमारियां होती हैं लैंगिक संचरण के माध्यम से, जैसे आप देख सकते हैं गोनेरिया जीवाणु जनित या सिफिलिस, वैसे वायरस संक्रमण भी होता है जैसे मस्सा हो गया या HIV या एड्स हो गया, ये जो है वायरस जनित भी रोग होते हैं। अच्छा, HIV या एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एड्स जो होता है वास्तव में जो ये एड्स होता है ये कोई प्रभाव नहीं करता, बस यही काम करता है कि इसके जो विषाणु होते हैं ये WBC को ही खा जाता है। जब शरीर में WBC ही नहीं रहेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र नहीं रहेगा, और प्रतिरक्षा तंत्र जब नहीं रहेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र जब काम नहीं करेगा ठीक से तो कोई सामान्य सी भी बीमारी जो हो जाएगी वह भी आपके जो शरीर का जो है वह बीमारी का कारण बन जाएगी और वह डेथ का कारण बन जाएगी, क्योंकि कोई दवा या कोई भी चीज़ मेडिसिन अगर लिया जाएगा तो वर्क नहीं करेगा उस समय। ऐसा इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो प्रतिरक्षा तंत्र है वही वर्क करता है तो काम करता है, तो
वही जब नहीं रहेगा, प्रतिरक्षा तंत्र नहीं रहेगा, तो दवा देने से कोई फायदा ही नहीं। ठीक, तो इसलिए काम नहीं करता है। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो है प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रोसेस के कारण इसे बचा जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग युक्तियों को लगा के, जैसे एक होता है कॉपर टी, ये सारे या लूप, ये सारी चीज़ों को स्थापित करके भी मुख्य रूप से किया जाता है सारी चीज़ें, तो इससे भी बचा जा सकता है। आगे देखें, यदि वही पुरुष की बात किया जाए, मेल की शुक्रवाहिकाओं को तो अवरुद्ध कर दिया जाए, यानी नसबंदी जिसको कहा जाता है, अगर वो कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का क्या हो जाता है, स्थानांतरण, ट्रांसफर रुक जाता है। और वही स्त्री की अंडवाहिनी या फ्लैपिन नलिका को क्या किया जाए, अवरुद्ध कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो क्या हो जाता है, अंड या डिम्ब जो होता है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाता है तो फिर से वो संतति या भ्रूण का बनना की प्रक्रिया, प्रोसेस नहीं होगी। तो नसबंदी दोनों का होता है, यानी मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। ठीक है, तो नसबंदी दोनों का हो सकता है। तो इसमें शुक्रवाहिनी जो नलिकाएं हैं उनको स्थानांतरण रुक जाएगा, उनका स्थानांतरण रोक दिया जाएगा, और इसमें जो अंडवाहिनी या फिलोपियन नालिका है उसको अवरुद्ध कर दिया जाएगा, ताकि जो अंड है या डिम्ब है वो उस गर्भाशय तक न पहुंच पाए। ठीक है, तो दोनों में नसबंदी होता है, दोनों प्रक्रिया होती है। अब ये कैसे होता है, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा होता है, यानी ऑपरेशन के द्वारा बंद किया जाता है। ठीक है, एक ये प्रक्रिया है। लेकिन यदि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानिक पूर्वक अगर किया गया शल्य चिकित्सन, तो संक्रमण हो सकता है या दूसरी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। यह भी हो सकता है जब एक बार बंद हो गया तो दोबारा तो उसको खोला नहीं जा सकता है, तो जब नहीं खुलेगा तो फिर बाय द वे कभी आवश्यकता अगर उस चीज की है तो परिपूर्ण नहीं होगी, भ्रूण नहीं बन पाएगा। ये सारी चीजें तो हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुख्य रूप से हुआ मतलब किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये इलीगल है, जैसे गर्भपात कराना इलीगल होता है। तो अगर नर और मादा का लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है एक स्वस्थ समाज के लिए, आपको पता ही है। हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है, यानी जब बच्चा गर्भ में है माँ का, तो उसके भ्रूण के निर्धारण के लिए आप कहीं अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करा सकते। ठीक है, यह मुख्य रूप से कानूनी रूप से अपराध है ऐसा करना। ठीक, इसको याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा क्यों अपराध है, क्योंकि बहुत सारे जो पहले लोग जैसे गांव में जाते थे वो जांच करा लेते थे कि हाँ ये फीमेल्स है या लड़की होने वाली है, तो उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता था, गर्भाशय में ही मार दिया जाता था। ठीक है, तो गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो इससे बचने के लिए, अब उससे क्या होता है, केवल एक तो फीमेल की जनसंख्या कम हो रही है तो अलग है, जो मर्टिलिटी रेट है, ठीक है, जो स्त्री धारण की है उस गर्भ को, उस पे भी प्रभाव पड़ता था, उसके शारीरिक चीज पे भी प्रभाव पड़ता था। इसलिए भी इसको इलीगल रूप से, मतलब इसको कानूनी रूप से अपराध के श्रेणी में डाल दिया गया है ऐसा, जो मुख्य रूप से क्योंकि निर्मम हत्या होती थी इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए, तो जन्म दर और मृत्यु दर ये सब किससे संबंधित है, सब के सब इसी से संबंधित है जो हम लोगों ने अभी देखा। ठीक, तो ये तो रहा कौन, लैंगिक जनन, लैंगिक अंग। हालांकि हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी में पूरा कवर भी किए हैं। तो लैंगिक जनन में हम लोग देखें नर जनन अंग, मादा जनन अंग, और ये याद रखिएगा जो एस्ट्रोजन होता है वो जो है मादा जनन अंग से निकलता है, और जो मुख्य रूप से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वृषण से निकलता है, जो वो मेल से निकलता है, फीमेल से नहीं निकलता है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं कौन नर जो है हार्मोन्स है, नर जनन हार्मोन्स, तो ऐसे पूछ सकता है। आगे चलिए हम लोग जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो उस पर देखें। प्रश्न है हमारा, अर्जेंटीना किस देश से सीमा साझा करता है। अर्जेंटीना तो किस देश से सीमा साझा करता है, तो आइए हम ले चलते हैं आपको अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना आइए अर्जेंटीना के शहर में आपको ले चला जाए। तो ये है अर्जेंटीना, पड़ता कहाँ है पहले ये बताइए। साउथ अमेरिका। कहाँ पे, साउथ अमेरिका। देखिए ये है आपका एक महाद्वीप, साउथ अफ्रीका महाद्वीप, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पे आप जाएंगे जैसे ही ऐसे इस साइड एकदम नीचे, देखिए ये कौन सा सी है, तो ये जो सी है अटलांटिक सी है, उधर जो है पैसिफिक सी है, और ये आपको दिखाई दे रहा है कौन, अर्जेंटीना। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ये है अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना। ठीक है,
तो किससे किससे सीमा साझा कर रहा है, तो ये देख लीजिए किससे किससे सीमा साझा कर रहा है। तो इधर क्या है, अटलांटिक सी, इधर क्या है, अटलांटिक सी, अटलांटिक महासागर। इधर क्या है, इधर है मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर से तो नहीं कर रहा है, देखिए उधर ही कर रहा है अटलांटिक महासागर से। तो केवल अटलांटिक महासागर से। देश की बात अगर कहे तो देखिए कौन कौन सा देश है, तो देखिए कौन कौन देश से सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से देश से सीमा साझा कर रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देश, एक इधर है, एक इधर, दो, एक यह तीन, एक इधर चार, एक पाँच, 5 देश से सीमा साझा कर रहा है। अब ये पांचों देश कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए, ये कौन से देश हैं जिससे सीमा साझा कर रहा है। तो सीमा साझा कर रहा है, एक तो चिली से कर रहा है, एक बोलीविया से कर रहा है, एक पराग्वे से कर रहा है, एक उरुग्वे से कर रहा है, और एक कहाँ से, ये कौन सा है, ब्राजील है, ब्राजील से कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो अर्जेंटीना है मुख्य रूप से 5 देशों से सीमा साझा कर रहा है। और ये अर्जेंटीना बोलीविया और चिली के साथ मिलकर, बोलीविया और चिली के साथ मिलकर ये इस वाले क्षेत्र में क्या बनाता है, लिथियम सबसे ज्यादा मिलता है, लिथियम जो बैटरी में प्रयुक्त होता है। तो लिथियम ट्रेंगल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो किससे किससे सीमा साझा कर रहा था, तो हम लोग देखें किससे किससे सीमा साझा कर रहा था। एक तो था उरुग्वे, एक तो था पराग्वे, एक तो था चिली, एक तो था आपका क्या, ब्राजील, और एक तो था आपका क्या, बोलीविया, बोलीविया। तो ये 5 देशों से सीमा साझा करता है कौन, आपका अर्जेंटीना, ठीक है। तो इसमें से कौन लिथियम ट्रेंगल बनाता है, तो अर्जेंटीना के साथ अगर हम मिला देंगे बोलीविया और चिली को, तो एक तीनों मिलके क्या बनाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है लिथियम ट्रेंगल। क्या बनाता है, लिथियम ट्रेंगल, लिथियम ट्रेंगल, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। अब रही बात, तो कौन देश हो गया अर्जेंटीना से, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, ब्राजील और बोलीविया। अब यहाँ से पूछ सकता है कि जो इस 5 देश हैं इसमें से कौन लैंडलॉक है। देखिए यहाँ पे जो पराग्वे है और जो बोलीविया है, ध्यान से देखिए, बोलीविया और पराग्वे ये दोनों के दोनों कंट्री कैसे हैं, लैंडलॉक है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब जिसका सीमा समुद्र से न लगता हो, ठीक है। तो ये दोनों है बोलीविया और पराग्वे। तो कौन कौन से, पराग्वे और बोलीविया कैसी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया, ये सभी किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका नहीं, अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। महाद्वीप, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा आंसर। आगे अगर चलते हैं, अगला मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया है, बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन है। तो बाल्टिक सी से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं, तो आइए लेके हम चलते हैं आपको बाल्टिक सी में। ये पड़ता है आपका यूरोप में, कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो जैसे ही आप यूरोप में आएंगे और इस क्षेत्र में अगर आप आ रहे हैं यूरोप में, ये है अफ्रीका आपका, और थोड़ा सा ये है यूरोप आपका। इसको थोड़ा सा विस्तृत करेंगे तो यहाँ पे जो सी दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा सी है, बाल्टिक सी है, ठीक। ये वाला जो सी है ये कौन सा सी है आपको, ये तो नॉर्थ सी है, और ये वाला बाल्टिक सी है, ठीक है। तो बाल्टिक सी से सीमा कौन कौन साझा कर रहे हैं, देखिए कौन कौन सीमा साझा कर रहे हैं बाल्टिक सी से। तो एक तो स्वीडन कर रहा है, एक फिनलैंड कर रहा है। तो स्वीडन और फिनलैंड तो हो गया, ठीक है। उसके बाद से कौन कर रहा है, स्वीडन, फिनलैंड, फिर इस्टोनिया, फिर लातविया, फिर लिथुआनिया, फिर पोलैंड, ठीक है।
और पोलैंड के साथ साथ जो जर्मनी है यह भी सीमा साझा करता है किससे, बाल्टिक सी से। तो बाल्टिक सी से सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं, तो आप देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। एक तो स्वीडन है, एक फिनलैंड है, एक इस्टोनिया है, एक लातविया है, एक लिथुआनिया है, फिर उसके बाद से पोलैंड है, और उसके बाद से जर्मनी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 एक कंट्री हैं जो किससे सीमा साझा कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से सीमा साझा कर रहे हैं बाल्टिक सी से, ठीक है। और बाल्टिक सी है कहाँ, यूरोप में है। तो ये कौन कौन से देश हैं देख लीजिए एक बार फिर से। एक तो जी देश है, जी फॉर जर्मनी, एक है पी, जीपी, एक है एल, लिथुआनिया लातविया, ठीक है। फिर इस्टोनिया, फिर क्या है, फिनलैंड है, और फिर क्या है, एस है, एस माने स्वीडन है। तो ये मुख्य रूप से 2 2 4 2 6 1 7 देश जो बाल्टिक सी से सीमा साझा कर रहे हैं। तो इसको अगर क्रम से लिखें, अल्फाबेट से अगर याद करना हो आपको, तो कैसे लिख सकते हैं, एफ जी एल पी एस, एफ जी एल पी एस, एफ जी एल पी एस, ये जो देश हैं बाल्टिक सी से सीमा साझा कर रहे हैं। एफ का मतलब कौन सा हो गया आपका, फिनलैंड। एफ का मतलब अभी देखिए, अभी हम लोगों ने देखा एफ का मतलब क्या था यहाँ पे, मुख्य रूप से अभी हम लोग देखे हैं तो कौन सा था, फिनलैंड था यहाँ पे, तो वही एफ है। एफ से मतलब फिनलैंड, जी से क्या होगा, जर्मनी, एल से लातविया, एल से लिथुआनिया, पी से पोलैंड, और एस से स्वीडन, एस से स्वीडन। ये 7 जो कंट्री हैं यूरोप के, कहाँ के, यूरोपियन कंट्री हैं सातों। ये सातों के सातों यूरोपियन कंट्री किससे सीमा साझा करते हैं, बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सी से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, FGLLPS। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन मणिपुर से सीमा साझा करता है। निम्न में से कौन कौन मणिपुर से सीमा साझा कर रहा है। भारत का राज्य है मणिपुर, आप देखिए कुकीज और मिति जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे चल रहा है, मुख्य रूप से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो निम्न में से कौन कौन मणिपुर से सीमा साझा करता है। ऑप्शन है आपका नागालैंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा है, थोड़ा सा देख लीजिए सही है, एक है अरुणाचल, फिर है म्यांमार। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि उपरोक्त विकल्पों में से कितने विकल्प सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो हम लोग देखते हैं मैप में कौन कौन से सीमा साझा करते हैं मणिपुर से। तो मणिपुर चलिए लेके, मणिपुर है कहाँ पे, यहाँ पे भारत, ये है आपका भारत का, हमारा प्यारा भारत। और ये मुख्य रूप से ये रहा हमारे पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य में अगर हम चलेंगे थोड़ा सा और शार्ट करें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देखिए अब आप देख सकते हैं इसमें, ये क्या है, ये मिजोरम है, ये है मणिपुर। मणिपुर मिजोरम से सीमा साझा कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। फिर किससे कर रहा है, ये तो त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा से तो कर नहीं रहा है। फिर किससे कर रहा है सीमा साझा, मेघालय से कर रहा है क्या, मेघालय से। फिर नागालैंड से कर रहा है, तो नागालैंड और मिजोरम, और मुख्य रूप से इधर तो म्यांमार से करता ही करता है। अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन में हमारा क्या था, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा नहीं कर रहा है, म्यांमार से कर ही रहा है, मिजोरम से कर ही रहा है, नागालैंड से कर ही रहा है। तो म्यांमार, मिजोरम, नागालैंड, ध्यान से देखिए, इधर मिजोरम है और इधर म्यांमार है और इधर नागालैंड है, ठीक है। ये है मिजोरम वाला क्षेत्र, ये है नागालैंड वाला क्षेत्र, और ये है म्यांमार। तो 3 से तो कर ही रहा है। त्रिपुरा तो इधर है, इस साइड है, तो इधर तो कर ही नहीं रहा है, मेघालय से कर रहा है। तो मुख्य रूप से कितने हो गए, 1 2 और 3। तो केवल कितने सही हैं, केवल 3 सही हैं। केवल कितने विकल्प सही हैं, केवल 3 विकल्प सही हैं। अच्छा, इसको देखना, थोड़ा सा देख ले लीजिए, 1 मिनट। देखिए
यहाँ पे आपको दिखाई देगा अस्पष्ट। देखिए त्रिपुरा है और असम है। अगर यहाँ पे दिया होता, देखिए ये असम का सीमा यहाँ तक गया है, तो मणिपुर का सीमा असम से लगता है, त्रिपुरा से नहीं लगता, त्रिपुरा यहीं तक है। तो त्रिपुरा है तो कहाँ कहाँ से लगता है, मणिपुर की सीमा मिजोरम से लगता है, असम से लगता है, नागालैंड से लगता है, भारतीय राज्यों में, और अलग मतलब एक म्यांमार से लगता है। तो ये 3 तो हम लोग देखे थे, और एक बना लीजिए ये त्रिपुरा से नहीं लगता है, ठीक है, असम से भी लगता है, असम से भी लगता है, सीमा साझा करता है मणिपुर, ठीक। तो चूंकि ऑप्शन के अनुसार कितना सही था, 1 2 सॉरी 2 मतलब ये नहीं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। मिजोरम से सीमा साझा नहीं करता है, मिजोरम से भी सीमा साझा नहीं करता है। किसे करता है, नागालैंड से करता है, फिर म्यांमार से करता है, और यहाँ से असम से करता है, ठीक है। और आपका किससे करता है, एक मिनट, मेघालय से नहीं करता, मिजोरम से तो करता ही है, मिजोरम से करता है। चलिए ठीक है, सही है, सही है, ये वाला पॉइंट जो है सही है, सही कर लीजिए, तीनों तीनों सही है, ठीक। तो कौन कौन से है, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार, ठीक। जो ऑप्शन दिया हुआ था उसके अनुसार केवल 3 सही है, और एक ऐड कर लीजिएगा, असम से भी सीमा साझा करता है। तो ये तो रहा आज का हम लोगों का क्लास, जो साइंस की एनसीईआरटी थी वो हमने समाप्त किया। मिलते हैं फिर कल अपने अगले क्लास में, तब तक अपनी वाणी को देता हूँ यहीं पे विराम। मिलते हैं हम लोग फिर कल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।